नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। आज अमीर देशों के सबसे बड़े संगठन G7 की अहम बैठक इटली के मशहूर अपूलिया में होने जा रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता इकट्ठा हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस संगठन की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और आपको बता दें कि लगातार 5वीं बार पीएम मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और जॉर्जिया मेलोनी उनका स्वागत कर रही हैं बैठक में शामिल होने से पहले। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है और ख़ास बात है कि जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और जाहिर है जब 5वीं बार वो शामिल हो रहे हैं बैठक में और जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पहली बार बैठक में पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है इस वजह से सारी दुनिया की निगाहें G7 में खास तौर से भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगी हुई हैं। G7 की बैठक में आज क्या मुद्दे उठ रहे हैं और देख सकते हैं पोप के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और कैथोलिक चर्च के हेड वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आत्मीय मुलाकात की ये आत्मीय तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें हमें कि बैठक अब शुरू हो चुकी है और अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और एक बार फिर से देखिए, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बहुत आत्मीय स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की हैट्रिक के बाद ये पहली विदेश यात्रा है। आज चर्चा में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर वो विषय क्या हैं जिन पर आज G7 की बैठक में चर्चा होने वाली है और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से भी बताते हैं कि इससे पहले बैठक में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किन किन नेताओं से मुलाकात की। तो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की थी। ये मुलाकात की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। ये जेलेंस्की के साथ मुलाकात की तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान कहा कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है और उन्होंने कहा कि शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति से होकर जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के बाद इस बैठक को सकारात्मक बताया। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर पूरी दुनिया की नज़रें इस बैठक पर लगी हुई थी और प्रधानमंत्री ने एक मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके साथ मुलाकात की है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने मुलाकात की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक के साथ और उसके पहले वो मिले थे G7 की बैठक के दौरान पीएम मिले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी और मैक्रो ने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारी एक स्थिर और एक समृद्ध वैश्विक व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि इसे और अधिक ऊंचाइयों तक, यानी भारत और फ्रांस के रिश्तों को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भी राष्ट्रपति मैक्रों को शुभकामनाएं दी हैं और देख सकते हैं आत्मीय तस्वीरें। और इसी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी हुई और इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के व्यापक रणनीतिक साझेदारी, रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। तो ये तो था मुलाकातों का दौर कि मुलाकातों में जो बातें हुई उन बातों का क्या महत्व है, इसका क्या असर पड़ेगा, और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरजीत सिंह जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अंशु जोशी जो प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है DD न्यूज़ में। गुरजीत जी, पहला सवाल मेरा आपके साथ है कि कितना महत्व जो इस G7 का हम माने कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और इसका कितना महत्वपूर्ण है ये भारत के लिए भी और वैश्विक नजरिए से भी? भारत एक उभरती हुई शक्ति है जिसका G7 में अब प्रधानमंत्री 5वीं बार लगातार गए हैं, होना एक स्वाभाविक बात बन चुकी। तो ये तो एक अच्छा रहा कि हमारे चुनाव प्रतिक्रिया इसके पहले खत्म हो चुकी। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके और ये
अभी G7 में जा पाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको मौका मिला, सब देश की बड़ी शक्तियों, रूस के अलावा, चीन के अलावा, सबको एक जगह मिलने का। और प्रधानमंत्री का एक लॉ है कि देखिए 3 बारी एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीतकर मैं लौटा हूं, उसमें तो जो आप इनके लोग आसपास और लीडर बैठे हैं वो तो कोई किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है, कई तो हार का सामना कर रहे हैं। तो भारत की जो एक मॉरल पोजीशन है वो अच्छी है, भारत की आर्थिक पोजीशन है वो अच्छी है, कूटनीति के हिसाब से भारत भी एक अपना रोल निभाना जानता है और कर रहा है। आपने बताया कि आज प्रधानमंत्री की मीटिंग राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन के साथ हुई। 1 साल पहले जब G7 हिरोशिमा में हुई थी, उस समय भी प्रधानमंत्री ने मीटिंग की थी। तो हम जानते हैं कि जेलेंस्की इन सब देशों का दोस्त है, तो वो G7 में जरूर आएगा। तो हम भी उसके साथ वही मुलाकात कर लेते हैं और बाकी फिर हम बीच में रूस और उसके बीच में। लेकिन गुरजीत सिंह साहब, जो जेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई उससे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछली बार जब मुलाकात हुई थी और ये बयान रूस की तरफ से भी आया, अमेरिका की तरफ से भी आया, यूक्रेन की तरफ से भी आया कि भारत ने एक बहुत बड़ा रोल, मतलब जो भयावहता हो सकती थी इस युद्ध की, जो भीषणता हो सकती थी, उसे रोकने में भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। गुरजीत जी। बिल्कुल, और हम अभी भी निभा रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को यही कहा कि कूटनीति के द्वार से आप पीस की तरफ जाइए। ये लड़ाई कब तक करेंगे? लेकिन जो इस समिट में हो रहा है तो इसके विपरीत है, क्योंकि देखिए जापान ने $4.5 बिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस का अग्रीमेंट साइन किया, यूएसए ने 10 मिलियन का किया। ये यूरोपियंस कह रहे हैं कि जो कॉन्फिस्केटेड रशियन एसेट्स है उनके इंटरेस्ट के ऊपर हम आपको और देंगे। तो एक तरफ तो स्विट्जरलैंड में एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और दूसरा G7 के देश यूक्रेन को उत्साहित कर रहे हैं कि आप रूस के ऊपर हवा बोलते रहिए। तो ये कुछ बात बनती नहीं है। इसलिए भारत ठीक गुरजीत सिंह साहब, हमारे साथ डॉक्टर अंशु जोशी भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, G7 भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ G7 के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। G7 को यदि हम देखें तो ये तमाम जो शक्तिशाली और आर्थिक रूप से सुदृढ़ देश हैं, इनका ये एक समूह है और फिर इसमें यूरोपियन यूनियन भी जुड़ा हुआ है एक अतिरिक्त संगठन के रूप में। तो जब हम G7 की ओर देखते हैं तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा देने के साथ साथ ही तमाम जो ये वैश्विक समस्याएं हमारे सामने हैं, इनके समाधानों पर G7 काम करता है। और इसमें लगातार भारत को 11वीं बार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 5वीं बार शिरकत करने का मौका मिला है। तो अभी जो हम तत्कालीन परिस्थितियां देख रहे हैं, एक और रशिया यूक्रेन युद्ध जारी है, दूसरी ओर हम देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच का जो खूनी संघर्ष है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हम देख रहे हैं इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से चीन के द्वारा गतिविधियां की जा रही है, फिर हिंद महासागर में किस प्रकार की गतिविधियां जारी हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो भारत की एक भू राजनीतिक स्थिति है उसे देखते हुए और पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह से बहुत ही डायनामिक तरीके से वैश्विक राजनीति के पटल पर अपना दर्शन और अपने आप को रखा है, तो उसकी दृष्टि से न सिर्फ भारत के लिए G7 साथ में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जितने तमाम देश हैं, चाहे जापान हो, जर्मनी हो, इटली हो, यूके हो, यूएस हो, भारत के सभी के साथ आज की तारीख में बहुत अच्छे बायलैटरल संबंध है, पार्टनरशिप है। तो भारत के लिए ये मंच इसलिए आवश्यक है कि सबको साथ लेकर सहयोग के माध्यम से जो भारत का दर्शन है। अंशु जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर भारत को 2003 में पहली बार बुलाया गया था, उसके बाद भी बुलावा है, लेकिन लगातार 5 बार एक ही प्रधानमंत्री को बुलाना, ये किस तरफ इंगित करता है, ये इशारा किस तरफ देता है? ये देखिए, कूटनीति में जब हम पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि 2 प्रकार के जो तत्व हैं जिनसे हमारी विदेश नीति चलती है। एक तो किसी भी देश के जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं और फिर जो उसके नेता का स्वभाव है। तो जब हम अपने प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, पिछले 10 वर्षों में हमने जिस तरह से भारत की विदेश नीति को वैश्विक पटल पर शिखर छूते देखा, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने आज भी वो गर्मजोशी नजर आ रही थी, जिस गर्मजोशी के साथ उन्होंने इन तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ बहुत अच्छे संबंध
संबंध स्थापित किए, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भारत के इन तमाम देशों के साथ के संबंधों पर पड़ा, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और यही कारण मैं देखती हूँ कि भारत को एक शक्ति के रूप में और मोदी जी को एक मित्र के रूप में ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष बुलावा देते हैं। और इसी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की जो छवि है और मित्र के तौर पर वो जो मुलाकातों में नजर आते हैं। हम चर्चा और भी आगे बढ़ाएंगे, हम चर्चा में इस बात पर ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि आखिर और भी क्या मुद्दे हैं जो भारत के लिए अहम है, दुनिया के लिए अहम है। लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अहम G7 की बैठक की, जहां पर नेता अब चर्चा कर रहे हैं। जो G7 देश हैं, जो अमीर देशों का क्लब जिसको कहा जाता है, वहां पर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। गुरजीत सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरजीत सिंह जी, बार बार जो आपने यूक्रेन का जिक्र अभी किया ब्रेक से पहले, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। भारत और रूस के मैत्रीपूर्ण संबंध दशकों पुराने हैं और ऐसे में जब भारत G7 जाता है तो क्या एहतियात हमें बरतना होगी, क्योंकि हमें यूक्रेन के युद्ध को भी देखना है, हमें रूस के साथ अपनी मित्रता को भी देखना है, कई मुद्दे हैं। गुरजीत जी, अगले महीने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक शिखर वार्ता है अस्ताना में, कजाकिस्तान में जी। वहां हमें मौका मिलेगा रूस के साथ अपनी दोस्ती दोहराने का जी। तो आज हम एक माहौल G7 में हैं जो एंटी रशियन माहौल है और उसमें प्रो यूक्रेन भी बहुत स्ट्रांग है जी। तो उसमें हम ज्यादा रशिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल साउथ की बात रखें जी, क्योंकि वहां पर ग्लोबल साउथ के मुद्दे पे हमें सपोर्ट मिलेगी जी। लेकिन रशिया की बात के ऊपर हम किससे बात करें? जेलेंस्की को तो बोल दिया, जेलेंस्की तो G7 के कंधे पे चढ़ के और बंदूकें चलाना चाह रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि वहां पर अभी कोई शांति सम्मेलन होने वाला है या जो स्विट्जरलैंड में होगा वो कोई सक्सेस होगा। तो इसलिए भारत को मालूम है कि G7 से निपटना वो हमारी कूटनीति का एक अंश है, रूस से निपटना दूसरा अंश है, और उसको हम अलग अलग हिस्से में बांट के आगे बढ़े। ठीक, अंशु जी, ग्लोबल साउथ की बात गुरजीत जी ने की। ग्लोबल साउथ का नेता एक तरह से भारत बन चुका है, तो ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं वो G7 में उठाना कितना महत्वपूर्ण है? भारत वो मुद्दे कैसे उठाएगा? क्योंकि कई ऐसी नीतियां हैं G7 की जो विकासशील देशों के पक्ष में नहीं मानी जाती हैं, तो एक भारत की एक बड़ी जिम्मेदारी इसमें बन जाती है। भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में इन तमाम मुद्दों को उठा भी चुका और G20 का लोकतंत्रीकरण कर भी चुका। तो भारत एक राष्ट्र के रूप में मोदी जी G20 के मंच से ये ग्लोबल साउथ की आवाज बनके इस कार्य को बखूबी अंजाम दे चुके हैं। और इसीलिए ये एक आधिकारिक स्टेटमेंट भी आया कि हमने G20 के अध्यक्ष के रूप में जो कुछ भी किया है और जिन मुद्दों को हमने सामने रखा है, जिन लक्ष्यों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ये उसको कहीं ना कहीं देखने का समय अब G7 के प्लेटफॉर्म से है।
तो जब हम इस प्रकार के शक्तिशाली मंचों को देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं बायस रहा जो विकासशील देश थे, जो अविकसित देश थे, उनके प्रति कई वर्षों तक। लेकिन हमने G20 के नए अध्यक्ष के रूप में भारत को ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, यानी कि जो पश्चिम से देश आते हैं, विकसित देश, शक्तिशाली देश, और जो ये विकासशील देश है, इनकी बीच की खाई को पाटते हुए देखा। और इसीलिए हमने देखा कि कैसे बड़ी सरलता से अफ्रीकन यूनियन को G20 का एक हिस्सा बनाया गया। तो अब जब हम G7 के मंच को देखते हैं तो ये जितने मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट का आप देखिए, टेररिज्म से लड़ने का देखिए, आप नई नई तकनीकों को कहां तक हमें कैसे प्रयोग में लाना है उसका देखिए, फूड सिक्योरिटी की बात कीजिए, एनर्जी सिक्योरिटी की बात कीजिए, ये तमाम ज्वलंत वैश्विक मुद्दे कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के देशों के भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके प्रायोरिटाइज इश्यूज हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं आपस में जोड़ने की बात है कि हम किस तरह से इन तमाम वैश्विक लक्ष्यों को अपने अपने राष्ट्रीय स्तर तक लेकर के आते हैं और उसको फिर ग्रास रूट लेवल तक लेकर के जाते हैं, ताकि इन लक्ष्यों की वास्तविक तौर पर हम पूर्ति कर सकें। और भारत यही काम पिछले कुछ वर्षों में सफलतापूर्वक कर रहा है। इसलिए G7 के मंच से निश्चित तौर पर ये ग्लोबल साउथ के देशों के जो मुद्दे हैं, इनको उठाना दरअसल वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने में कारगर सिद्ध होगा। ठीक, गुरजीत जी, आप भारतीय कूटनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, अपनी आंखों के सामने सब कुछ चीजें बनते बिगड़ते देखी हैं। 1973 में अरब इजराइल युद्ध के बाद ही G7 का गठन होता है, और ये एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि आज जब G7 की बैठक हो रही है तब ठीक उस वक्त भी एक अरब और इजराइल के बीच में एक संघर्ष देखने को मिल रहा है, फिलिस्तीन की समस्या सामने देखने को मिल रही है। तो इस मुद्दे पर क्या चर्चा होगी, क्या हल निकलेगा, और भारत इसमें क्या ब्रिज बिल्डिंग का काम कर सकता है? तो यूक्रेन है, इसमें तो G7 के सारे देश और यूरोपियन यूनियन एकजुट, लेकिन जो अरब इजराइल प्रॉब्लम चल रही है गाजा में, उस पे एकजुट नहीं है, क्योंकि कई जर्मनी, यूएस, यूके एक साइड पे, लेकिन फ्रांस, इटली, इनका जो बड़ा नुआंस्ड पोजीशन है कि इजराइल ठीक है, लेकिन इतनी बुरी तरह आप पैलेस्टीनियंस के ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो ये इसमें डिवीजन है, तो इस पे देखना पड़ेगा कि बातचीत कैसे आगे बढ़ती। लेकिन इस समय भारत G7 में इस मुद्दे पे शायद कोई बात टिप्पणी नहीं है। हमारा रोल है, जैसे अंशु जी ने कहा, कि जो ग्लोबल साउथ की हमारी नीतियां हैं, जो G20 के हमने बात आगे बढ़ाई, उनको आगे बढ़ाया जाए। और इसमें दो हमारे जो बड़े समर्थक हैं, एक जापान है जो अपनी ग्लोबल साउथ नीति भी बढ़ाना चाहता है, और दूसरा इटली है। इटली खुद इस समय अफ्रीका के साथ अपने नाते, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर यूरोपियन यूनियन में उभरी हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे अलग से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं G7 की अहम बैठक पर। अंशु जी, मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो G7 के देश के जो नेता हैं, जो G7 के राष्ट्र प्रमुख हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि कई नेता जो हैं वो अपने जो उनका जो नेशनल फ्रंट है उस पर थोड़ा सा वो मुश्किल में है, कहीं ना कहीं अपनी अंदरूनी राजनीति में। लेकिन अगर हम जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो बहुत तेजी से उभरी है। यूरोपियन यूनियन के चुनाव में जो जीत हासिल हुई है, तो वो पूरी यूरोपियन यूनियन की एक शक्तिशाली लीडर बन के उभरी हैं। इसके क्या मायने हैं, और भारत और इटली के संबंध जो पिछले दिनों में सुधरे हैं, उसके क्या लाभ मिल सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
देखिए, जब हम जॉर्जिया मेलोनी की ओर देखते हैं, निश्चित तौर पर यूरोपियन यूनियन में उन्होंने जो ये जीत हासिल की है, ये वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और फिर जब हम देखते हैं कि वो एक महिला शक्ति हैं और विमेन लेड डेवलपमेंट की बात आज पूरा विश्व कर रहा है, G20 के मंच से भी, G7 के मंच से भी, या हम यूनाइटेड नेशंस की ओर भी देख लें, तो विमेन लेड डेवलपमेंट, नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं को रखते हुए आगे बढ़ना एक वैश्विक स्तर पर विश्व राजनीति के लिए बड़ा लक्ष्य है। तो मैं कहूंगी कि जब जॉर्जिया मेलोनी को हम इस तरह के पोजीशन पर देखते हैं, ऐसे जीतते हुए देखते हैं, तो ये एक इस बात का भी द्योतक है कि किस तरह से वैश्विक राजनीति में ये तमाम जो चीजें हैं जो हमने पहले देखी हैं वो बदल रही हैं। नेतृत्व की भूमिका में किस प्रकार से महिलाएं आगे आ रही हैं। और भारत और इटली के संबंधों की बात करूं तो हमने विगत वर्षों में देखा कि किस तरह से भारत और इटली के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। और महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र में हम यदि देखें, हम ये डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में देखें, हम तकनीक के क्षेत्र में देखें, हम नवाचार के क्षेत्र में देखें, दोनों ही देशों के बीच एक बहुत अच्छा सामंजस्य हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सामंजस्य को मुझे और आगे ले जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जो एक फ्यूचर रोड मैप है भारत और इटली के संबंधों का, ये बड़ा ही ब्राइट, बड़ा ही अच्छा दिखाई पड़ता है। और तब जब अंशु जी, मैं समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूं। एआई को लेकर बहुत G7 में चर्चा हो रही है, यहां तक कि पोप फ्रांसिस भी इस पे एक अलग से उद्बोधन देने वाले हैं। तो एआई को लेकर इतनी चिंता क्यों है और क्या इसका हल इस G7 की बैठक में निकलने का दौर एक शुरू हो सकता है? देखिए, हम जब अपने मानव समाज की ओर देखते हैं, हमने विकास तकनीक के माध्यम से किया, लेकिन हर बार ये प्रश्न उठता आया है, हाउ मच इज टू मच। हमने प्रथम विश्व युद्ध भी देखा, हमने द्वितीय विश्व युद्ध भी देखा, हमने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स को भी गिरते हुए देखा। तो हर बार ये प्रश्न आया, हाउ मच इज टू मच। तो अब जब हम ये एआई की युग में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम सकारात्मक प्रयोग भी देख रहे हैं, लेकिन नकारात्मक प्रयोग भी देख रहे हैं। और इसीलिए पूरे वैश्विक स्तर पर ये चिंता का विषय बना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम देखते हैं तो न सिर्फ अपने प्रयोग के लिए, देखिए इससे बड़े आर्थिक मायने भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस एआई को प्रयोग में लाते जाएंगे तो फिर वो मानव श्रम कहीं ना कहीं कम तो हो ही रहा है। तो हाउ मच इज टू मच, और फिर इससे जो जुड़े हुए खतरे हैं उनको देखते हुए सुरक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, आप आर्थिक क्षेत्र में देखिए, सामाजिक क्षेत्र में देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, तो G7 के मंच पर ही नहीं, ये तमाम जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाल फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण विषय है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। गुरजीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि G7 पे ठप्पा लगा हुआ अमीर देशों का संगठन होने का, इसमें क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। जो G20 के एजेंडा में हमने आगे बातें की थी, क्लाइमेट फाइनेंस, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब चीजें हमें करनी है। और जो आप बात एआई की कर रहे हैं, सबसे जरूरी बात यह है कि एआई की जो रूल मेकिंग होगी वो G7 के हाथ में नहीं होनी चाहिए। उसमें हम भी रूल टेकर नहीं होंगे, हम भी रूल मेकर होंगे। ये बात मेरे ख्याल प्रधानमंत्री ने वहां स्पष्ट कर दी है कि भारत एआई की डेवलपमेंट में हिस्सेदार है, उसका विक्टिम नहीं। ठीक, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आप दोनों ने, और ये सार्थक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और डीडी न्यूज के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं जंगल की आग की, यानी कि उनके कारण क्या हैं और उनके निवारण क्या है। इसके जो मुख्य कारण हैं, ये वहाँ का मौसम, वहाँ की टोपोग्राफी और वहाँ का फ्यूल लोड जो है, मेन कारण इसके होते हैं। फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट स्टेट में होता है, सबसे पहला रिस्पांस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, लोकल कम्युनिटी है, फायर सर्विस के लोग हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जंगल की आग बुझाने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हाथ है वो कम्युनिटी का है। सामुदायिक रूप से जब तक समुदाय आगे नहीं आएगा तो तब तक हम आग बुझाने में कतई सक्सेस नहीं हो पाएगी। नए दिन की करें शुरुआत,
भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम